हेलो क्लास। हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सूचना का अधिकार कंप्लीट करेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि सूचना का अधिकार जो है कब आया। सूचना का अधिकार 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। लेक्चर नंबर 4। अब इसको देखते हैं आरटीआई कब से आया और इसमें सेक्शन कितने हैं। और अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो आरटीआई सबसे पहले किस कंट्री में आया। ये स्वीडन में आया हुआ था। और फिर भारत में कब लागू किया गया, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और नोट डाउन करेंगे। तो देखते हैं फिर आरटीआई क्या है। आरटीआई कहाँ से आता है। आरटीआई मतलब जैसे जो भी जनता है वो अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे पूछ सकती है, जान सकती है। कोई प्रशासनिक अधिकारी है, उनके प्रति किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकती है। कुछ इसमें सीमाएँ भी हैं कि जैसे कोई रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड कोई भी अगर कोई जानकारी है तो गवर्नमेंट देने से मना कर सकता है, दे सकती है, या कोई कमीशन वगैरह आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकती है। तो हम लोग देखते हैं फिर आरटीआई कैसा। तो ये है फंडामेंटल राइट से आया है, मौलिक अधिकार से। इसका अधिकार कहाँ से है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आर्टिकल कौन सा आ जाएगा? मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत। अब ये 19 क्लॉज फर्स्ट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आरटीआई क्यों, किसके खिलाफ, कैसे, आरटीआई क्या? चलो देखते हैं। आरटीआई फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। इसका मतलब किसके काम आएगा, कहाँ पे? तो ये कुल मिला के तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ हो गया, एक कदम है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? सरकारी अधिकारी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, विभागों, के कार्य को पारदर्शी बनाना। अब इसकी हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं कि आरटीआई कहाँ पर विश्व में कैसे क्या रहा है। तो आरटीआई का इतिहास। सबसे पहले आरटीआई का प्रयोग स्वीडन में हुआ था। सबसे पहले प्रयोग स्वीडन में कब? 1766 में। इसी को जन्म स्थान कहा जाता है।
जन्म स्थान आरटीआई का। अब भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर आरटीआई आया? सर्वप्रथम मांग कहाँ पे, पहले देख लेते हैं। राजस्थान में हुई थी। अब कौन सा राज्य था जो आरटीआई को सबसे पहले कानूनी मान्यता प्राप्त कर दी? ये तो हो गई मांग। अब हो गई कानूनी मान्यता। तो दो स्टेट हैं, एक है आपका तमिलनाडु और दूसरा है गोवा। सबसे पहले सबसे पहले 1990 के दशक में एमकेएसएस मजदूर किसान शक्ति संगठन, जो कि उसकी जो एनजीओ टाइप में था, तो उसकी जो ऑनर थी वो अरुणा अरुणा रॉय नाम की एक महिला थी, जो कि एक आईएएस ऑफिसर वगैरह थी। तो उन्होंने त्यागपत्र देख के ये मिशन चलाया था। तो सबसे पहले 1990 में 1990 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन जिसे कहते हैं एमकेएसएस, मजदूर किसान शक्ति संगठन। मामले में आरटीआई का प्रयोग इससे अगर नाम आ जाए तो अरुणा अरोड़ा अरुणा राय। अब इसमें हम लोग आते हैं सेक्शन पे। आरटीआई के अंदर सेक्शन कौन सी हैं और उनका क्या काम है, कहाँ पे कैसे लगती हैं। तो सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट क्या कहता है? इसका नाम संक्षिप्त जो नाम दिया गया है आरटीआई, ये नाम हो जाएगा। और इसका वृहत नाम सूचना का अधिकार, संक्षिप्त नाम हो गया आरटीआई। विस्तार और प्रारंभ। तो विस्तार कहाँ थे? पूरे भारत में। प्रारंभ एक्ट 15 जून 2005। ये तो एक्ट आया, अब लागू कब? 12 अक्टूबर 2005। इसमें कुछ चैप्टर, टोटल अध्याय कितने हैं? 6। कुल धाराएं
31। अब सेक्शन 2 पे चलेंगे। इसमें परिभाषा दी गई है। तो सेक्शन क्लॉज ए, इसमें दिया गया समुचित सरकार। समुचित सरकार इसे कहते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। विधि द्वारा स्थापित या गठित सरकार होगी। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, यह सेंटर तथा स्टेट लेवल दोनों पर होते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज ई, जो जो इम्पोर्टेंट है वो कराए जा रहे हैं। इसमें क्या है? इसमें है सक्षम प्राधिकारी, कंटेम्प्ट अथॉरिटी, कंटेम्प्ट अथॉरिटी। पॉइंट पे आते हैं। लोकसभा और विधानसभा के मामले अध्यक्ष होगा। राज्यसभा या विधान परिषद के मामले में सभापति होगा। सुप्रीम कोर्ट के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मामले में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब आते हैं ट्रिब्यूनल पर। ट्रिब्यूनल यानी प्राधिकरण कहते हैं। जैसे पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मामले में केंद्र में राष्ट्रपति होगा, राज्य में राज्यपाल होगा और यूटी में प्रशासक होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब आते हैं सेक्शन 2F। इसमें है सूचना इंफॉर्मेशन की परिभाषा। जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करके रख सकते हैं। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जब हम लोगों को दी जाएगी तो इससे पहले कहीं ना कहीं वो सुरक्षित रखी जाती है।
तभी तो हम लोगों को प्रोवाइड की जा सकती है। तो इसके लिए परिभाषा दी गई है कि जो सूचना एकत्रीकरण है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित किया जाएगा। सूचना इंफॉर्मेशन की परिभाषा जिसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव कर सकते हैं। सूचना के अंतर्गत क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह में क्या आएगा, किसके किसके दिए जा सकते हैं क्या। सूचना के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा ज्ञापन, परिपत्र जिन्हें कहते हैं सर्कुलर, संविदा, कॉन्ट्रैक्ट, अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 2H। इसमें क्या दिया है, इसमें पब्लिक अथॉरिटी लोक प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है। लोक प्राधिकारी की परिभाषा कौन है, कैसी अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी है। अधिकारी या निकाय या संस्था जैसे एनजीओ वगैरह, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थाएं जो होती हैं, ये तीनों तभी पब्लिक अथॉरिटी मतलब लोक प्राधिकारी मानी जाएंगी जब संसद, संविधान, विधानमंडल, समुचित सरकार इसका गठन करे या नियुक्ति। हालांकि जो एनजीओ वगैरह है तो सरकार के कंट्रोल में होने चाहिए। सेक्शन 2 क्लॉज जे, कुछ टफ नहीं है ज़्यादा, बस ऐसे देखना है और नोट डाउन कर लेना है, 2 बार रिवाइज कर लेना है बस। सेक्शन 2 क्लॉज जे, इसमें क्या दिया है, इसमें सूचना के अधिकार की परिभाषा आरटीआई वह अधिकार है जो इस एक्ट के अंतर्गत किसी
लोक प्राधिकारी द्वारा दिया जाता है। इसमें शामिल क्या क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड, नोट्स, टिप्पणी दे सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड, सैंपल देख दिए जा सकते हैं, सर्टिफाइड, जो सर्टिफाइड होंगे उनके सैंपल दिए जा सकते हैं केवल। उसकी कॉपी, इसमें तो फ्लॉपी फ्लॉपी दी जा सकती है, वीडियो कैसेट, टेप, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आदि। इसी के साथ हम लोगों का आरटीए का सेक्शन 2 हो गया है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे सेक्शन 3। अब एक नज़र डाल लेते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। पारित कब हुआ? 23 मई 1986 में। लागू 19 नवंबर 1986 में। कुल अध्याय 4, कुल धाराएं 26। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन में आयोजित किया गया था पर्यावरण, जिसमें क्या किया गया? सुरक्षा और संरक्षण और सुधार के बारे में चर्चा की गई। इसमें भारत भी उपस्थित था। भारत में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को लागू किया गया। अब सेक्शन 1 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की को बताया गया, उसके अदर नामों से क्या जाना जाता है? तो छत्रधारी कानून भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यह संपूर्ण भारत में लागू है। और सेक्शन 2 में इसकी परिभाषा दी है। परिभाषा में क्या आ जाता है? जल, वायु, भूमि, मानव, जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवों के मध्य जो इंटर रिलेशन होता है वही पर्यावरण कहलाता है। सेक्शन 2 का सब क्लॉज बी आ जाता है, जिसमें कहता है पर्यावरण को प्रदूषक जो ठोस द्रव गैस में जो भी इंक्लूड हो गए होते हैं। सेक्शन 2 का क्लॉज सी आता है, पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषण की परिभाषा आती है, पर्यावरण प्रदूषण की मौजूदगी ही पर्यावरण प्रदूषण है। सेक्शन 2 क्लॉज डी आ जाता है। इसमें क्या क्या आ सकता है? परिवहन, ट्रांसफर, विक्रय, उपयोग, विनाश, बदलाव, भंडारण, पैकेजिंग। सेक्शन 2 क्लॉज ई आ जाता है, परिसंकट में पड़ जाएगा हाजिडस सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ भौतिक रासायनिक गुण के कारण नुकसान मानव, प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों, इन लोगों को जो नुकसान पहुंचता है। जैसे एक बार एग्जांपल हो चुका, भोपाल गैस त्रासदी गैस रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था। अब इसी में हम लोग देखेंगे सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। मेंबर इसके 17 होते हैं। एक चेयरमैन होता है, 16 अदर मेंबर होते हैं। मिनिस्ट्री कौन सी आती है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आता है। सेक्शन 3 से 6 जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर होती हैं, जो बताते हैं कि कैसे क्या कार्य करना है। तो सेक्शन 3 में केंद्र सरकार प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकरणों का गठन करेगी। सेक्शन 3 के अंतर्गत एनजीटी ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जाता है, जिसमें एक है एग्जाम्पल के बतौर पे एनजीटी, नॉन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना कब की गई? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1866 के तहत की गई थी, धारा 3 के तहत की गई थी 2010 में।
सेक्शन 4 में क्या है, केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति। सेक्शन 5 में केंद्र सरकार किसी व्यक्ति अधिकारी को लिखित निर्देश दे सकती है जो उसे माननीय होगी, बाध्यकारी होते हैं। लिखित निर्देश में सही बंद करना या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सही करना। 5 क्लॉज ए में आता है निर्देशों या फिर एनजीटी को दिया जा सकता है। सेक्शन 6 प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सेक्शन 7 इसमें कोई व्यक्ति, उद्योग या प्रक्रिया मानक स्टैंडर्ड इसमें निर्धारित किए जाते हैं कि जिसमें उत्सर्जन जो है वो ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा होना चाहिए। सेक्शन 8 में क्या आता है, परिसंकट में पदार्थों के साथ काम करते हुए सेफ्टी का ध्यान रखा जाना, हिदायत या सेफ्टी गाइडलाइंस। जिससे जो भी आप फैक्ट्री लगाएंगे उसमें जो भी गाइडलाइंस होगी उसको निर्धारित की जाएंगी पहले, तब आप फैक्ट्री को चालू करेंगे। सेक्शन 9 सूचना प्राधिकरणों अभिकरणों जानकारी दिया जाना, ट्रिब्यूनल्स और एजेंसियों को इसकी जानकारी दी जाएगी। यदि किसी घटना या गलती से प्रदूषक उत्सर्जन फैलाव ज़्यादा हो जाता है तो जिम्मेदार आदमी को प्रदूषण कम करना होगा। सेक्शन 10 में देखा जाएगा केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट व्यक्ति किसी स्थान में प्रवेश या निरीक्षण की शक्ति क्या होती है। जैसे जब कोई गवर्नमेंट किसी ट्रिब्यूनल में किसी व्यक्तियों को व्यवस्थित करती बैठाती है तो वो किसी एजेंसी को जब चेक करने जाएंगे, कोई फैक्ट्री को चेक करने जाएंगे तो उसकी क्या मानक तय किए जाएंगे, ये सब यहाँ पे होगा। सेक्शन 11 में सैंपल लेने की शक्ति होगी। सैंपल में वो क्या ले सकते हैं, कारखाने में प्रेशर में जो जल है, वायु है, मृदा है, इनको एकत्रित किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना करेगी जहाँ पे इन तीनों की जांच होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रयोगशालाएं स्थापित करने में कितनी संख्या, 1 से ज़्यादा कर सकती है। स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी तो नमूने की जाँच है। सेक्शन 13 सरकारी विश्लेषक इन्वायरमेंट लैब्स बनाए जाएंगे जहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा। सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट सेक्शन 14 में है। 15 में इस एक्ट में ना तो मानने के लिए दंड दिए जाएंगे, जेल हो सकती है 5 साल के लिए, जुर्माना 1 लाख रुपए हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं। यदि जारी रहता है जुर्माना वगैरह या जेल, 5,000 का पर डे रहता है, जिसे एक बार आपको बताया जा चुका है, फिर से पॉल्यूशन कंटिन्यूटी से करते जा रहे हैं तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से होगा। 2 सिद्धि के बाद 1 साल बाद भी जारी रहता है तो 7 साल तक जेल है। सेक्शन में रहता है कंपनियों द्वारा अपराध, पर्यावरण से संबंधित अपराध, दोषी व्यक्तियों को जिम्मेदार, एमडी सीईओ जो होते हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 70 में सरकारी विभागों द्वारा अपराध। सेक्शन 19 में अपराधों संज्ञान की सुनवाई होगी, एनजीटी करती है। 60 केस की जानकारी 60 दिन पहले दी जाती है। सेक्शन 21 में, सेक्शन 3 में जो एनजीटी का गठन किया जाता है उसके सदस्यों, लोक सेवकों की शक्तियों का जो है वो विस्तार कितना है, सरकार कितनी शक्तियाँ उसको देती है, ये सब तय होगा। सेक्शन 22 में सिविल कोर्ट जो है वो पर्यावरण संबंधी केस की सुनवाई करने का अधिकारी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा। सिविल कोर्ट जो है पर्यावरण संबंधी केसों की सुनवाई करने का अधिकारी नहीं है। 23 केंद्र सरकार और स्टेट दोनों पर इसका गठन किया जाएगा। 25 में इस एक्ट के अंदर लॉ बनाने की शक्तियाँ केंद्र सरकार को है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।